हिरासत में भेज दिया गया है। 12 जुलाई तक न्यायिक हिरासत में आरोपी भेजे गए हैं। कोर्ट में पेशी के बाद न्यायिक हिरासत में सभी आरोपियों को भेजा गया है। तो ये बड़ी खबर है। कोयला घोटाले से जुड़ी हुई सभी आरोपियों को जुडिशियल रिमांड पर भेजा गया। 12 जुलाई तक न्यायिक हिरासत में भेजा गया है। युगल तिवारी हमारे साथ जुड़े हैं। युगल, और क्या अपडेट है इस मामले से जुड़ी हुई, आरोपियों से जुड़ी हुई? देखिए प्रशांत, इनकी जो रिमांड की अवधि है वो खत्म हो गई थी, तो आज उन्हें सभी कोल घोटाले मामले में सभी आरोपियों को आज पेश किया गया। लेकिन जो निलंबित अधिकारी सौम्या चौरसिया और निलंबित आईएएस अधिकारी रानू साहू हैं, वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जेल से जुड़े रहे। इसके अलावा सूर्यकांत तिवारी है, जायसवाल है और एस के नाग है, जो खनिज अधिकारी हैं, उन्हें तमाम जो आरोपी हैं उन्हें कोर्ट में पेश किया गया है और 12 जुलाई तक न्यायिक रिमांड पर फिर से इन्हें जेल पर भेज दिया गया है। और कोल घोटाले में एक बड़ा जो कोल स्कीम था उसको लेकर के यहाँ पर विशेष जो अदालत है उसमें आज सुनवाई हुई। चूंकि रिमांड की अवधि खत्म हो गई थी आरोपियों को, तो इसलिए भेजा गया है। फिर से अब 12 जुलाई तक इन्हें न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया है। जी बिल्कुल बिल्कुल। तो चले रहिएगा, अब युगल आगे भी आपसे जुड़ेंगे और अगली खबर का रुख करें। अगली खबर भी रायपुर से, जहां आबकारी घोटाले में आरोपियों की पेशी हुई है। चालान पेश होने के बाद आरोपी कोर्ट में पेश किए गए हैं। अरविंद सिंह और त्रिलोक सिंह ढिल्लों स्पेशल कोर्ट में पेश हुए हैं। अनवर ढेबर की कोर्ट में पेशी नहीं हो सकी। यूपी पुलिस की हिरासत में होने की वजह से अनवर ढेबर की पेशी नहीं हो पाई। तो ये बड़ी खबर है। और बता दें आपको कि आबकारी घोटाले में आरोपियों की पेशी हुई है। चालान पेश होने के बाद आरोपी कोर्ट में पेश किए गए हैं। युगल तिवारी हमारे साथ इस खबर पर भी बने हुए हैं। युगल, पेशी हुई है, क्या दलीलें दोनों पक्षों की ओर से रखी गई हैं? कोई क्या मकसद था आज पेशी का? जी देखिए, आज एसीबी और ईओडब्ल्यू की टीम ने लगभग 9000 पन्ने का जो चालान है वो पेश किया। और चूंकि एपी त्रिपाठी और जो आरोपी अनवर ढेबर है यूपी एसटीएफ की अभी हिरासत में है और उनसे पूछताछ की जा रही है, इसलिए वो दोनों यहां पर पेश नहीं हो सके। लेकिन अन्य जो दो और आरोपी हैं वो आज कोर्ट में पेश हुए हैं और वहां पर जो रिकॉर्ड यहां पर सबमिट किया गया है, चालान पेश किया गया है, तो उनमें तमाम वो दस्तावेज जो संपत्ति खरीद बिक्री का है उसका भी जिक्र है, वहां पर उसे अटैच किया गया है, ऐसा बताया जा रहा है। और साथ ही साथ जो बैंक के स्टेटमेंट है, जो लेन देन है, उनके तमाम जो दस्तावेज हैं वो भी वहां पर पेश किया गया है। लगभग 9000 पन्ने का है। और चूंकि यूपी एसटीएफ की टीम पृथक से होलोग्राम घोटाले मामले में, गड़बड़ी मामले में अलग से पूछताछ कर रही है, तो ये कहा जा सकता है कि आने वाले समय में और भी आरोपियों की गिरफ्तारी है वो हो सकती है, क्योंकि यूपी एसटीएफ की टीम पृथक से जांच है वो कर रही हो नकली होलोग्राम को लेकर के। जी बहुत शुक्रिया युगल आपका इस पूरी जानकारी के लिए। और अब आगे बढ़ेंगे। बलौदा बाजार में नए कानून के तहत पहली एफआईआर सिग्मा थाने में एफआईआर दर्ज हुई है। पहली एफआईआर दर्ज हुई है जमीन विवाद और हत्या की कोशिश में मामला दर्ज हुआ है। आज ही लागू हुई है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता। तो ये बड़ी खबर बलौदा बाजार से, जहां नए कानून के तहत पहली एफआईआर दर्ज हुई है। ये आज से नवीन धाराओं का इस्तेमाल किया जा रहा है कायमी में, अपराधों की कायमी में और उनके संदर्भ में आगे और कार्रवाई के लिए। जो पूर्व प्रचलित धाराएं जो शरीर संबंधी अपराधों, मारपीट और ऐसे अपराधों में दर्ज की जाती थी, है ना, तो पूर्व में इस प्रकरण का भी कंटेंट वही है, मारपीट करना, हत्या, जान से मारने की धमकी देना और हत्या का प्रयास करना। और बलौदा बाजार से योगेश हमारे साथ जुड़े हुए हैं। योगेश, नए कानून के तहत ये सिग्मा थाने में बलौदा बाजार के पहली एफआईआर दर्ज हुई है, क्या बता रहे हैं पुलिसकर्मी, क्या कुछ बदलाव है? जी बिल्कुल, आपको बता दें कि नए कानून को लेकर जिले में पहली एफआईआर दर्ज हुई है। मामला ये है कि सिमगा जो थाना है वहां एफआईआर दर्ज हुई है। परिवार में मारपीट को लेकर एफआईआर दर्ज हुई है। जो पहले धारा लगती थी जैसे जमीन विवाद और हत्या का प्रयास, इसमें जो धारा लगती थी वो 294 और अलग अलग धारा के तहत लगती थी। लेकिन इस बार जो नए कानून आए हैं उसमें
296, 351, 115, 109 भारतीय संहिता के तहत जो मामला है वो लागू किया गया है। हालांकि इस जो पूरे बारे में न्यूज़ 18 ने अधिकारी से चर्चा भी की और बाइट भी देख सकते हैं कि अलग अलग धाराओं के तहत, और उन्होंने ये भी कहा है कि अब जो इस तरह के मामले आएंगे उसमें अलग अलग धाराओं की तरह अपराध दर्ज किया जाएगा, जिसके तहत जो आरोपी गिरफ्तार होंगे उसको इसी धारा के तहत सजा मिलेगी। शुक्रिया आपका, धन्यवाद जानकारी के लिए। तो बलौदाबाजार में नए कानून के तहत पहली FIR दर्ज कर ली गई। खबर बिलासपुर से है, बड़ी खबर है। कैमरून और बांग्लादेश के साइबर ठग गिरफ्तार किए गए हैं। 2 अंतर्राज्यीय ठगों से 4 शातिर गिरफ्तार हुए हैं। व्हाट्सएप और टेलीग्राम के जरिए ये शिकार बनाते थे। ज्यादा मुनाफे का झांसा देकर ठगी की वारदात अंजाम देते थे। पीड़ित से 27 लाख की ठगी हुई थी। आरोपियों के कब्जे से 2 लैपटॉप, 4 मोबाइल, 6 ATM कार्ड, 2 पासपोर्ट और कई बैंक पासबुक भी बरामद हुई हैं। इसमें सबसे बड़ी अच्छी बात है कि हमारी टीम ने बड़ी मेहनत करके 27 लाख में से 9 लाख रुपए लगभग अपराधी के बरामद भी करे हैं। शेष रकम और इनके अकाउंट डिटेल और इत्यादि के आधार पर इसमें की जाएगी। खबर जशपुर से। जशपुर में नकली नोट के कारोबारियों पर एक्शन हुआ है। 75,000 रुपए के नकली नोट जब्त किए गए। 500 रुपए के 150 नोट जब्त हुए। आरोपी से 49,000 रुपए और एक कार भी जब्त की गई। एक आरोपी गिरफ्तार कर लिया गया। 3 आरोपी फरार हैं। उड़ीसा से छत्तीसगढ़ लाए गए थे ये नकली नोट। बाहर पुलिस ने यह कार्रवाई की है। खबर रायपुर से है। दीपक बैज ने सरकार पर निशाना साधा है। आदिवासी युवक की मौत को लेकर दीपक बैज ने सरकार को घेरने की कोशिश की है। दीपक बैज ने बड़े आरोप लगाए हैं सरकार पर। उन्होंने कहा कि बीजेपी सरकार में आदिवासी सुरक्षित नहीं है। तो दीपक बैज सरकार को घेरते हुए नजर आ रहे हैं। सरकार पर बड़ा हमला करते हुए दीपक बैज ने कहा है कि बीजेपी सरकार में आदिवासी सुरक्षित नहीं है। आदिवासियों के बहाने सरकार को घेरने की कोशिश। खबर रायपुर से। कांग्रेस में फूटा है लेटर बम। बिहार की समीक्षा के दौरान लेटर बम फूट गया। बैठक के दौरान राजीव भवन में गुमनाम खत आया। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के नाम से लेटर लिखा गया है। बिना नाम लिए भूपेश बघेल को जिम्मेदार ठहराया गया। भूपेश बघेल के अहंकार की वजह से हार हुई है। इस लेटर के जरिए यह बात कही गई है। लेटर में चरणदास महंत, मोहम्मद अकबर भी निशाने पर हैं। ताम्रध्वज साहू पर भी निशाना साधा गया है। तो गुमनाम लेटर आया है और उस गुमनाम लेटर के जरिए भूपेश बघेल और चरणदास महंत, मोहम्मद अकबर पर निशाना साधा गया। इसके अलावा ताम्रध्वज साहू को भी निशाना बनाया गया है लेटर में। और हार की वजह भूपेश बघेल का अहंकार बताया गया है। इस लेटर को लेकर अब हड़कंप मचा हुआ है। तो हार की समीक्षा के दौरान इस लेटर बम पर चर्चा हुई। राजीव भवन में दरअसल ये गुमनाम खत आया है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के नाम से लेटर लिखा गया है। और ममता लांजेवार, न्यूज़ 18 संवाददाता रायपुर से हमारे साथ जुड़ गई हैं। ममता, लेटर आया है, कई नाम हैं, आखिर ये क्या साफ हुआ, कहां से ये लेटर आया है, किसका मकसद था और इस लेटर के पीछे? देखिए, बिल्कुल ये गुमनाम चिट्ठी जो है वो लिखी गई है और उस दौरान जब कांग्रेस की फैक्ट जो फाइंडिंग कमेटी है वो यहाँ पर बैठक ले रही है। दुर्ग और राजनांदगांव संभाग को लेकर के जो लोकसभा सीटें हैं उसमें जो हार हुई है उसको लेकर समीक्षा चल रही है। और इस समीक्षा बैठक के दौरान जो है एक गुमनाम चिट्ठी यहाँ पर छोड़ी गई है। और यही नहीं बल्कि व्हाट्सएप के जरिए जो है ये भेजी भी गई है, पत्रकारों को भी भेजी गई है और मौजूद जो कांग्रेस के लोग हैं उन्हें भी भेजी गई। उस चिट्ठी में जहाँ पर हार के लिए भूपेश बघेल जो है जो पूर्व मुख्यमंत्री
मंत्री हैं उनको जिम्मेदार ठहराया गया है। लेकिन इसके साथ ही ये भी अगर हम बात करें तो ताम्रध्वज साहू जो पूर्व गृह मंत्री थे और उन पर भी निशाना साधा गया है। मोहम्मद अकबर जो है पूर्व मंत्री वन मंत्री थे, उन पर निशाना साधा गया है। चरणदास महंत को लेकर ये कहा गया है कि उन्होंने ही जो है भूपेश बघेल और शिव डहरिया को हराया है। तो इस पूरी चिट्ठी में जो है वो गुटबाजी को लेकर भी कहा गया है और मल्लिकार्जुन खड़गे जो है, जो कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनके नाम से ये चिट्ठी लिखी गई है। लिखने वाले ने अपना नाम नहीं लिखा और तमाम चीजें जो है करीबन 2 पेज में जो है ये चिट्ठी लिखी गई है। और जाहिर तौर पर ये एक बड़ी बात हो जाती है ऐसे समय में जब कांग्रेस की फैक्ट फाइंडिंग कमेटी यहाँ पर पहुंची हुई है और भीतर जो है वो बैठक चल रही है राजीव भवन में, और बैठक के बीच में जहाँ पर तमाम कार्यकर्ता पदाधिकारी यहाँ पर आए हुए हैं और ऐसे में कोई चुपचाप से ये चिट्ठी जो है वो छोड़ करके जाते हैं और व्हाट्सएप के जरिए वायरल भी किया जाता है। तो कहीं ना कहीं अगर हम बात करें तो एक बात पहुंचाने की जरूर ये उनका जो व्यक्ति है उसका कहना है कि वो बात पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन सवाल इस बात को लेकर है कि क्या वो व्यक्ति दुर्ग संभाग लोकसभा से, राजनांदगांव लोकसभा से है या कहां से है। ऐसे समय में जब 1-to-1 चर्चा भी की जा रही थी तो क्या उसे ये भरोसा नहीं था कि वो सीधे बातचीत कर सकता है, या ये जो गुमनाम चिट्ठी लिखी है उसके जरिए पिछले दिनों जो है वो लगातार कि कहीं ना कहीं कोई अंदर का ही व्यक्ति है जो इस लेटर के जरिए शिकायती अंदाज में या कहें कि नेताओं के नाम उजागर करना चाहता है। दूसरा ये कि जो गुटबाजी है पार्टी के अंदर वो भी क्या आप नहीं लगता कि एक बार फिर से निकलकर बाहर आ गई ममता? बिल्कुल, देखिए कांग्रेस के भीतर जो है हार के बाद जो है लगातार गुटबाजी जो है वो सामने आ रही है। वो ऐसे भी कहा जाता है कि सुख में सब साथी होते हैं और दुख में कोई नहीं हो। जैसे ही रिजल्ट जो है वो अपेक्षा के अनुसार नहीं आया, विधानसभा के बाद की बात करें वहां पर तो पूर्व मंत्री भी बोलते रहे हैं कि ओवर कॉन्फिडेंस में हारे या सहयोग नहीं मिला उसमें हारे। तमाम जो पूर्व मंत्री है वो एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाते रहे हैं। पूर्व विधायक जो है बृहस्पति सिंह से लेकर विनय जायसवाल से लेकर तमाम लोग जो है वो मोर्चा खोले हुए थे। तो जिन विधायकों की टिकट काटी गई थी उन्होंने बैठकें की थी। उसके बाद लोकसभा और चुनाव जो है उसके बीच में लोकसभा के पहले लगातार इसी तरह की चिट्ठियां जो है वो सामने, उसमें सिर्फ और सिर्फ जो है वो गुटबाजी की बातें कही गई। इनफैक्ट जो लोकसभा के नतीजों को लेकर जो फैक्ट फाइंडिंग कमेटी की बैठक हो रही है उसमें सबसे ज्यादा जो शिकायत आ रही है वो एक ही बात की आ रही है कि कलेक्टिव लीडरशिप नहीं रही, अपनों ने धोखा दिया, कॉपरेट नहीं किए, गुटबाजी चरम पर रही, एक दूसरे के टांग खींचने में लगे रहे और यही वजह है कि इस तरह से बुरी तरीके से हार हुई। और इस लड़ाई में कार्यकर्ता जो है वो सबसे ज्यादा हार रहे थे। अब तक 75 पार को लेकर जो नारा दिया गया था उसमें ये लोगों ने मान के चला था, कुछ नेताओं ने, कि भाई हमारे 75 सीटें तो आ ही रही है, दूसरे को हरा देते हैं। इस तरह की बातें भी सामने आई और ये वजह है कि इस बुरी तरीके से जो है बिल्कुल मंथन चल रहा है। अब स्वाभाविक है कि बहुत सारी बातें निकलकर सामने आएंगी। शुक्रिया आपका जानकारी के लिए। आगे बढ़ेंगे। भिलाई इस्पात संयंत्र में शव मिलने से हड़कंप मच गया। सब स्टेशन में संदिग्ध हालत में शव बरामद हुआ है। पैनल का केबल भी कटा हुआ मिला है। चोरी की नियत से संयंत्र में घुसने की आशंका जताई जा रही है। तो बड़ी खबर भिलाई इस्पात संयंत्र से, भिलाई स्टील प्लांट से, जहां एक शव बरामद किया है। शव मिलने से हड़कंप मचा हुआ है। सब स्टेशन में संदिग्ध हालत में शव बरामद हुआ है। पैनल का केबल भी कटा हुआ मिला है और ऐसी आशंका जाहिर की जा रही कि चोरी की नियत से ही कोई संयंत्र में घुसा होगा। और दुर्ग से बड़ी खबर है। महादेव ऑनलाइन सट्टा केस में 6 आरोपी गिरफ्तार किए गए। दुर्ग पुलिस को सफलता मिली है। हैदराबाद के गापची बाउली में पुलिस ने छापेमारी की है। आरोपियों को ट्रांजिट रिमांड पर लेकर दुर्ग पहुंची है पुलिस। भिलाई के युवक हैदराबाद में महादेव ऑनलाइन सट्टा का कारोबार चला रहे थे। महादेव सट्टा ऐप मामले में 6 आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं और दुर्ग पुलिस को यह बड़ी सफलता मिली है। हैदराबाद के गापची बाउली में पुलिस ने छापेमारी की थी और आरोपियों को ट्रांजिट रिमांड पर दुर्ग लेकर पहुंची है पुलिस। और बिलासपुर शहर में कुत्तों का आतंक जारी है। स्कूल से लौट रहे बच्चे पर कुत्तों ने हमला कर दिया। आनन फानन में ऑटो से उतरकर ड्राइवर ने बच्चे को बचाया। घटना का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है। बच्चे के पीछे 3 कुत्ते झपट्टा मारते हुए दिखाई दे रहे हैं और सरकंडा
कॉलोनी की यह घटना है। ये सीसीटीवी फुटेज सामने आया है, कैसे एक बच्चे के पीछे 3 कुत्ते पड़ गए और इसके बाद वहां मौजूद एक शख्स ने इन कुत्तों से बच्चे को बचाया है। ये आवारा कुत्ते, स्ट्रीट डॉग्स, जिन्होंने एक साथ बच्चे पर हमला कर दिया। बच्चा भागता हुआ नजर आ रहा है, बचता हुआ कोशिश करता हुआ, और तभी एक शख्स, गनीमत रही कि मौके पर पहुंच जाता है और बच्चे को वहां से सुरक्षित निकाल लेता है। गरियाबंद से बड़ी खबर है। 8 धान खरीदी केंद्रों में करोड़ों के धान की हेराफेरी हुई है। धान खरीदी केंद्रों में 3600 क्विंटल से ज्यादा का धान गायब है। करीब 1 करोड़ से ज्यादा के धान की हेराफेरी कही जा रही है। ऑनलाइन रिपोर्ट में खुलासा हुआ। सभी 8 समिति प्रबंधकों को नोटिस जारी किया गया है। समिति प्रबंधकों से वसूली हो सकती है। कार्यालय सहायक आयुक्त ने नोटिस भी जारी किया है। तो 3600 क्विंटल से ज्यादा धान गायब है और करीब इसकी कीमत 1 करोड़ से ज्यादा यहाँ की जा रही है। 1 करोड़ से ज्यादा की धान की हेराफेरी की आशंका जाहिर की जा रही है। ऑनलाइन रिपोर्ट में यह खुलासा हुआ और सभी 8 समिति प्रबंधकों को इस मामले में नोटिस जारी किया गया है। और बड़ी खबर है दिल्ली से। कल 4 बजे सदन में बोलेंगे प्रधानमंत्री। लोकसभा में 4 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपना संबोधन देंगे। राष्ट्रपति के अभिभाषण पर जवाब देंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तो सदन चल रहा है, लोकसभा चल रही है और कल प्रधानमंत्री 4 बजे सदन में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर अपनी बात रखेंगे, अपना संबोधन देंगे। ये बड़ी खबर इस वक्त की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सदन में बात रखेंगे। आज भी हंगामा होता रहा सदन में। राहुल गांधी, नेता विपक्ष, अपनी बात रख रहे थे और हर मौके पर सरकार को, सत्ता पक्ष को घेरने की कोशिश की। यहां तक कि स्पीकर को भी उन्होंने घेरे में लेने की कोशिश की। और कल 4 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राष्ट्रपति के अभिभाषण पर अपना संबोधन देंगे। और नया आपराधिक कानून लागू होने पर रायपुर के सभी थानों में उत्सव मनाया गया। टेकरा पारा थाना में हुए कार्यक्रम में राजस्व मंत्री टंकराम वर्मा शामिल हुए। इस पर पुलिस के आला अधिकारी मौजूद रहे। कार्यक्रम के जरिए नए कानून के बारे में लोगों को जागरूक किया गया। 3 नए कानून लागू हो रहा है। भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा। और यहां रुक रहे हैं छोटे से ब्रेक के लिए।